इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीता कृष्णा मोहन। आज हमारे साथ हैं समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान। मनोज जी से हम जानेंगे छात्र राजनीति किस तरह से बदल रही है, राजनीति की मुख्य धारा में युवाओं की भूमिका क्या है, दलित राजनीति में किस तरह का बदलाव आ रहा है। तो आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। मनोज जी, फर्क इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, आज हम आपसे बात करेंगे। पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, छात्र राजनीति पर इनका कितना असर पड़ रहा है? देखिए, इसका छात्र राजनीति ही नहीं, मुख्य धारा की राजनीति पे भी व्यापक असर पड़ रहा है। हाँ। हम सभी जानते हैं कि देश और दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो कॉलेजेस हैं, छात्र राजनीति की बुनियाद से एक फ्रेम तैयार होता है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को न सिर्फ राजनेता एक अच्छे प्रदान करता है, बल्कि नए विचार जो दुनिया और समाज को प्रभावित करते हैं। उत्तर भारत में जहां हम सभी लोग बात कर रहे हैं, लखनऊ से इलाहाबाद हो और चाहे आपका बनारस हो, हमारे उत्तर प्रदेश में 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। एक समय पे BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरीके के जो छात्र आंदोलन से, छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग वो राजनीति के शिखर पहुंचे, और न सिर्फ शिखर पहुंचे बल्कि उन्होंने समाज और देश को बदलने का भी काम किया अपने विचार के माध्यम से। अभी छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बुनियादी सोच ये भी हो सकती है कि छात्र राजनीति के माध्यम से जो समाज में जागरूकता और तेवर आता है वो गायब हो जाए। कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं कि पिट्ठुओं की भीड़ उनके पीछे लगे। छात्र राजनीति से जो लोग आते हैं वो आत्मसम्मान, समाज को बदलने के तेवर, समाज को में अच्छा बदलाव करने का, राजनीति को बदलने का, शिक्षा को बदलने का एक उनके अंदर रहता है। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं वैक्यूम आ गया है राजनीति के अंदर, और उसकी जगह जो है कोई फिल नहीं हो पा रही। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा? कुछ राजनीतिक दल, मैंने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि एक अच्छी जमात राजनीति में आए, जो सवाल करे, जो बदलाव करे। वो चाहते हैं कि एक भीड़ हमारे पीछे हो, जो भीड़ चाल चले। छात्र राजनीति से जो चीजें होती हैं छात्र राजनीति में, वो नए बदलाव के लिए, नई क्रांति के लिए, किसी भी बदलाव के लिए उनमें आत्मबल होता है। लेकिन राजनीतिक पंगुओं की भीड़ राजनीतिक दल चाहते हैं, इस नाते छात्र राजनीति को यूपी में लगभग बैन। आपका कहना है कि ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग आगे आए, ये लोग कहते हैं, चाह रहे हैं कि इनके पीछे पीछे भीड़ चाल चले। हाँ, यही छात्र राजनीति से लोग निकलेंगे तो उनके अंदर तेवर होगा, उनके अंदर वो पढ़े लिखे होंगे, वो लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता है उनमें, और शुरुआत से नेतृत्व करने की क्षमता है, तो समाज को, राजनीति को अच्छा वो देंगे। और ऐसे तो हम एक ऐसे लोकतंत्र में तब्दील हो जाएंगे जिसमें विचार को कोई स्थान नहीं है। कोई विचार ऊपर से आए, उसी को अडॉप्ट करते हुए उनकी भीड़ में चलते जाना है। उससे स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ राजनीति की बात नहीं बनती है। और स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शंस महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बात है कि इसमें इलेक्शन होना जरूरी है। यस, ठीक। छात्र युवाओं की प्रमुख समस्या क्या है? समाजवादी पार्टी समस्याओं के समाधान का क्रम, रास्ता देखती है, क्या है इसमें बताइए। देखिए, छात्र और युवाओं की जो मुख्य समस्या है, लगभग नौजवान और छात्र एक ही रेशियो रहता है। जो यूनिवर्सिटीज में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी छात्र होते हैं, साथ साथ युवा भी होते हैं। तो आदमी छात्र होने के नाते एक तो वो चाहता है कि अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा ग्रहण करे, और उससे वो एक जागृत नागरिक बने। उसके अलावा पढ़ाई के माध्यम से वो नौकरी, पढ़ाई के माध्यम से नौकरी, रोजगार और तमाम आयाम है जीवन में। सिर्फ छात्रों की ये नहीं है कि नौकरी ही मिले, लेकिन आज के समय में छात्र और युवाओं के सामने दोहरी चुनौतियां। एक तो सरकारी नौकरियों के अवसर की कमी हुई, अच्छा। और निजी क्षेत्र में भी नौकरियों का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें भी कोई
ये नहीं कह सकते हैं कि अनिश्चितता है। तो एक तो ये, दूसरा कि रोजगार के अवसर कम हुए, तीसरा सिक्योरिटी का मामला है। जिस तरीके से युवाओं के श्रम का दोहन हो रहा है, एक एक आदमी से पशु की तरीके से काम लिया जा रहा है, चाहे वो निजी कंपनियां हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां हो, उनको एकदम गुलाम बनाकर, बंधुआ बना करके रख दिया गया, उनमें विचार रखने की कोई बात नहीं। दूसरा, छात्र और नौजवान, जब हम बात करते हैं, छात्र और नौजवान हमेशा लीक से हट करके या कम से कम अपने स्वतंत्र विचार को लेकर के अपनी बात कहने की मादा रखते थे। अभी हम देखते हैं कि कोई किसी संस्थान में काम करता है, किसी अखबार में काम करता है, किसी चैनल में काम करता है, या इवन किसी कंपनी में काम करता है, उसने किसी कोई राज्य सरकार है या गवर्नमेंट सरकार है या अपने ही संस्थान में कोई ऐसा विरोधाभासी या अंतर विरोध को पैदा करने वाला सवाल को खड़ा कर दिया तो उसकी नौकरी पे आ जाएगी बात। किसी छात्र ने कोई ऐसा सवाल कर दिया तो छात्रों के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में अधिकतर छात्र जो है वो किसान पृष्ठभूमि से निकल करके आते हैं। आज आप देखेंगे कि जो किसान पृष्ठभूमि से जिन पे जमीनें कम हैं, जमीनें कम होती जा रही हैं, खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है और उच्च शिक्षा महंगी होती जा रही है। तो एक तो किसी तरीके से शिक्षा हासिल करना है, दूसरा उनके अंदर जो बात करने की और एक सिविलाइजेशन की, लोगों से संपर्क में रहने की, सवाल खड़ा करने की अगर बात तो करेंगे तो उनको संस्थान से निकाल दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। तो हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और लोकतांत्रिक सारी चुनौतियां छात्रों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। और सरकारें चाहती हैं, लोग चाहते हैं, अभी के जो लोग पावर में हैं, चाहे निजी संस्थानों में और चाहे सरकार के स्तर पे, वो तो यही चाहते हैं कि छात्र नौजवान एक सीमा में रहें और जैसा हम लोग बताएं वैसा करें। उससे जीवन में या समाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। हम देखते हैं इन तरीके की चीजों से एक ऐसा वर्ग तब्दील होता है जो उदासीन हो जाता है, जिसको दूसरे की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रह जाती है। बल्कि युवा दुनिया भर में जब आंदोलन हुए बदलाव को लेकर, तो उनमें युवाओं ने बड़ी भूमिका निभाई और लोगों को मदद करने का काम। अभी आप देख भी रहे हैं, अभी हम सभी जानते हैं दिल्ली आंदोलन है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स अपने लिए नहीं कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के साथ उसका परिवार जुड़ा है, उसका समाज जुड़ा है, उसकी खेती जुड़ी है, उसका घर जुड़ा है, उसके एक सामाजिक पृष्ठभूमि जुड़ी है। तो एक छात्र का सक्सेस होना या एक छात्र की मदद होना बहुत सारे अवसर को प्रदान करती है। क्या कारण है कि आज के युवा सिर्फ राजनीति में आना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते हैं? नहीं, ये इस पे मैं नहीं मतलब एग्री करता हूँ। सिर्फ राजनीति में नहीं आना चाहते। जो छात्र राजनीति में आना चाहते हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि एक तो राजनीति में विचार के बल पर आना चाहिए। हम जब रील की दुनिया जो है राजनीति अलग दिखाती है, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स है उसका अनुभव जब आप करेंगे तो छात्रों को, नौजवानों को तो बहुत मन बड़ा करके और बहुत अपने अंदर ताकत और श्रम करने का जज्बा लेकर के राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि दूसरा, राजनीति के बारे में जो तमाम धारणाएं कि राजनीति में ये ठीक बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी हैं, लेकिन राजनीति में बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी संघर्ष करने के लिए राजनीति आपको सिखाती है। राजनीति में जो आदमी आएगा वो परफेक्ट मैन नहीं बन पाएगा, लेकिन किसी भी परफेक्ट मैन हो सकता है ना बन पाए बहुत मामलों में, लेकिन बावजूद इसके अगर वास्तव में वो राजनीति में है तो एक अच्छा नागरिक और बुरी से बुरी परिस्थितियों को समझने वाला इंसान बन जाएगा और उसके अंदर नैसर्गिक रूप से लोगों की मदद करने की, समाज में, देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे एक भावना पैदा होगी, एक अच्छा समाज पैदा होगा। तो राजनीति में आना की कोई बुराई नहीं है, लेकिन राजनीति के बारे में जो है
लोग समझते हैं कि राजनीति में आकर के पैसा कमा लेंगे, गाड़ी से चलेंगे, रील बनाएंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में हो जाएंगे। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये लंबी प्रक्रिया है, समझ की प्रक्रिया है। और जो लोग बिना विचार मीन्स जिनके पास आइडियोलॉग नहीं है, अगर वो लोग राजनीति में आएंगे तो वो ऐसे रह जाएगा कि जैसे बिना विचार का मनुष्य। तो ऐसे लोग राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन चलता कि राजनीति में आने के लिए विचार का होना जरूरी है। एकदम आपको बात है, आइडियोलॉजी नहीं है, विचार नहीं है, और क्यों राजनीति में है, किस चीज के लिए है, तो वो उद्देश्य जब तक नहीं है आप पे, तब तक आप MP MLA बनना छोटी बात है। लेकिन आप किस तरीके से समाज को मदद करेंगे अपनी राजनीति के माध्यम से, तो वो महत्वपूर्ण चीज है। उद्देश्य तय करना पड़ेगा, तय करके राजनीति में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं, बेसिकली राजनीति का मतलब है कि समाज, राजनीति, देश, दुनिया और इससे जुड़े हुए जितने चीजें हैं उसमें राजनीति के माध्यम से हम क्या सोचते हैं और क्या बदलाव कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका है, ये तय करना चाहिए युवाओं को, किस तरीके से हम चीजों को समझें। ठीक है, दलित राजनीति में कई युवा चेहरे आगे आ रहे हैं, आप भी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दलित राजनीति किस दिशा में जा रही है? इसमें तो देखिए दो सिक्के के दो पहलू। हाँ। एक तो है पॉजिटिव और है दूसरा निगेटिव। हाँ। पिछले जो 30 वर्ष की जो दलित राजनीति है, 30 बल्कि 40, इसको दो कालखंडों में, एक तो 90 से 2000 के बीच की राजनीति है, जिसमें ऐसे लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में दलित समाज के लोग आए जिनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत नहीं थी या राजनीतिक रूप से उनके परिवार के लोग नहीं थे। आंदोलन के दम पे, निरंतर संगठन में काम करके और मजबूत वैचारिक आधार पे हम देखते हैं कि पटना में लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी के और उनके साथ शिवानंद तिवारी जी, उनके सहयोगी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह जी, तमाम ऐसे लोग, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी भी और आदरणीय बहन जी भी, इन सब लोगों के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक या आर्थिक बड़ी पृष्ठभूमि समाज की नहीं थी। और उस समय की जो तत्कालीन चुनौतियां हैं, न सिर्फ उनको उनके सामने आए, बल्कि उन चुनौतियों से दो चार होते हुए समाज को परिवर्तन की दिशा में लेकर के आए और खुद स्टेबल हुए, बल्कि किसी भी चीज में। अभी की जो दलित राजनीति है वो थोड़ा सा उसमें यूटर्न आया है। जिन मूल्यों की बात करते थे हम, जिन आदर्शों की हम बात करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मिलावट है। आज उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का बुरा हाल इसलिए है क्योंकि वैचारिक वैक्यूम है, चेतना का वैक्यूम नहीं है। ये हो गया है कि दलितों के अंदर जातियां विभक्त हो गई हैं और खास कोई वैचारिक प्रतिबद्धता ना होने की वजह से हम देखते हैं कि लोग जहां अवसर पा रहे हैं वहां राजनीति में चले जा रहे हैं। उनको कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि क्या हमारा उद्देश्य है। तो ये त्रासदी है दलित राजनीति के लिए कि वो विचारहीन होने की दिशा में है। लेकिन साथ साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि दलित राजनीति में जो युवा आ रहे हैं उनके साथ वैचारिक आधार है, वो समाज को समझ करके आ रहे हैं। उनमें एक छटपटाहट है कि समाज को हम बदलेंगे। अभी मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पुष्पेंद्र सरोज जी यंग MP, प्रिया सरोज जी यंग MP, तमाम MLA, डॉक्टर रामवी सोनकर से लेकर के पूजा सरोज और तमाम यंग MLA, पश्चिम में अतुल प्रधान और ये सब। हालांकि इसमें कई विरोधाभास भी है, पॉलिटिकल फैमिलीज से भी है, लेकिन बावजूद चूंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हम किसी एक चीज से किसी चीज का मापन नहीं कर सकते। तो कई बार ये होता है कि आप किसी राजनीतिक परिवार से हैं और आपको अवसर मिला, लेकिन आप फिर उसके बाद फेल हो गए। लेकिन हमारी पार्टी में हमने देखा कि पुष्पेंद्र जी हों, चाहे प्रिया सरोज जी हों, चाहे और डॉक्टर रागनी जी हों, और चाहे
ये जितने यंग अतुल प्रधान जी, सचिन यादव जी, तमाम जिन लोगों को अवसर मिला, इन्होंने ना सिर्फ सिद्ध किया है अपने आप को। भाई आप किसी पार्टी, किसी बड़े बेटा नेता के बेटे हैं तो अवसर मिल जाए, लेकिन आपको तो इन्होंने एक अच्छे पॉलिटिकल और इनके अंदर विचार है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर ये लोग समाज की रहनुमाई के तौर पर, समाज के रहनुमा के तौर पे अपनी बातों को कम से कम रखते तो हैं और उससे चेंज आता है, यूथ उससे इम्प्रेस होता है। तो एक ये अच्छी बात है। और अभी के जो यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, खासतौर से दलित, उनके अंदर गजब की वैचारिक प्रतिबद्धता है और वही मुझे लगता है कि समाज को 10-5 साल के अंदर एक नए मुकाम पे ले जाएंगे, राजनीति की दिशा को बदलेंगे। अच्छा, एक बात और, जब आप दलित राजनीति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा और सवाल है, एक समय था जब बसपा प्रमुख मायावती दलित राजनीति का सर्वमान्य नेता थी। हाँ, अब क्या स्थिति है, इस पर क्या आप कहेंगे? मानव कांशीराम जी ने तमाम लोगों को स्वीकार्यता दिलाई समाज के अंदर का जो संघर्ष था और उनको जो राजनीति और समाज में बदलाव करने की जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उसकी वजह से तमाम लोगों को स्वीकार्यता मिली। आदरणीय बहन मायावती जी को भी स्वीकार्यता मिली। अच्छा। लेकिन भी वही बात है कि आपको अवसर किसी ने दे दिया और अवसर के बाद आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे होना। मान्यवर कांशीराम जी का निधन 2006 में हुआ। साथ में उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। दलितों के अंदर एक सहानुभूति थी, पिछड़ों के अंदर सहानुभूति थी कि मान्यवर कांशीराम नहीं है तो पार्टी को सरकार में लाया जाए, उसके लिए श्रम किया, मेहनत किया। 7 के बाद आदरणीय बहन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो उसके बाद 9 का पार्लियामेंट हुआ, 12, 14, 17, 19, 24 सभी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी फेल हुई। और फेल होने का कारण ये था कि जिन जड़ों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी, जिन उद्देश्यों को लेकर के बढ़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें उससे विचलित हुई। क्या कारण हो सकता है? कई कारण है, एक कारण नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि कोई आदर्श ही नहीं, मतलब कोई मूल्य ही नहीं बहुजन समाज पार्टी का। कभी जो है माइनॉरिटी को जब वोट नहीं देगा तो कहेंगे कि माइनॉरिटी ठीक नहीं है, अपर कास्ट नहीं देगा तो कहेंगे कि अपर कास्ट ठीक नहीं है, फिर दलित वोट नहीं देगा तो फिर उससे खींचती। जो विचारधारा की राजनीति है उससे अवसान हुआ है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के अंदर, जातियों के अंदर विभक्तिकरण किया और तमाम मामलों पे जिन पे बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड था, दलित समाज के लोग चाहते थे कि इस पे बहुजन समाज पार्टी बोलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 19 के चुनाव के बाद 22 के चुनाव तक उन जगहों पे बहुजन समाज पार्टी हारी है जहां पे सबसे अधिक दलित है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, दलितों का मोह भंग बहुजन समाज पार्टी से क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, लोग कहते हैं 24 में सपा को वोट मिला, नहीं। इसकी लंबी प्रक्रिया है। अंबेडकर नगर में सबसे अधिक दलित, इलाहाबाद में सबसे अधिक दलित, गाजीपुर में और आजमगढ़ में, बलिया में आप देखेंगे इन जगहों पर, संत कबीर नगर में भी ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई। तो बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं दलित मतदाताओं का भटकाव तो हुआ, क्योंकि और दलित मतदाता एक ऐसी जाति है, दलित एक ऐसी जाति है जो विचार और लोकतंत्र को सबसे अधिक मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की वजह से उनके जीवन में कामयाबी मिली, उनके जीवन को अच्छा बनने का मौका मिला है। और जब लगा कि ये तो उन्हीं के साथ हैं, हमारे साथ नहीं है, तो लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया। तो ये क्या कारण हो सकता है? मायावती जी का ये सक्रियता नहीं है, इसलिए मोह भंग हो गया कि क्या है? देखिए, राजनीति में कई बार चीजें ओपनली नहीं दिखती। राजनीति में चीजें कई बार तय करके होती हैं और लड़ाई भी राजनीति में तय करके होती है। आप किसी मामले पे या आपकी पार्टी किसी मामले पे चुनिंदा तौर पे बोले और ऐसा बोले या ऐसा कदम उठाए जिससे आपके जो दलित जिनको अपना नेचुरल एनिमी मानते हैं उनको फायदा हो, तो दलित समाज के लोग जानते हैं। सीधी सी बात कर, बहुजन समाज पार्टी ने कई बार ऐसा प्रस्तुत किया अपने आप को कि वो भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल सहयोगी है, आदर्श सहयोगी।
क्या आपको लगता है? एकदम इन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी ने जो जो कदम उठाए उससे जरूर भाजपा को लगातार फायदा पहुंचा है। 22 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ इस बात पे टिकट अपने तय किए कि इससे समाजवादी पार्टी का घाटा हो और भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। कई सीटें ऐसी तो, और एक स्वस्थ राजनीति के लिए आपको कम से कम अपने मानकों पे, अपने मूल्यों पे रहना होगा। दलित समाज के जो नौजवान है, बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श मानती है और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज में उसकी अवस्था का पता लगाने के लिए उसकी महिलाओं की स्थिति को पता करना होगा। आप बताइए, एक वीमेन लीडर बताइए बहुजन समाज पार्टी में, कोऑर्डिनेटर लेवल से लेकर के इनका जो राष्ट्रीय संगठन ढांचा है उसमें एक भी महिला है क्या? कोई आदमी ये कह सकता है कि हमको बिना पैसा दिए टिकट? बार बार ये तो इन जनरल चीज हो गई है कि यहाँ पे तो काडर का कोई महत्व नहीं है। जिस पे पैसा है वो अपना एमपी एमएलए बनेगा और तानाशाही तरीके से पार्टी को ही चलाएगा। और फिर बहुजन समाज पार्टी तो मनोहर कांसी राम जी की बात करती। मनोहर कांसी राम जी ने अपने पर्सनली परिवार को कभी फायदा नहीं पहुंचाया तो, और वो चाहते तो अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार को दे सकते थे, लेकिन आदरणीय बहन जी ने क्या किया सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को राजनीति में आगे लेकर के आई। उनके भाई पे करप्शन के कितने बड़े चार्जेस, उस पर क्यों नहीं कभी कोई बोला? तो जब आप कोई लीडर है, कम से कम उसको वो जो आदर्श स्थापित करेगा, समाज भी वही आदर्श तो चलने का काम करेगा। तो आपका कहना है कि बसपा में दलित राजनीति में कमियां यही है कि जब लीडर ही नहीं बेहतर है तो फिर आगे क्या होगा? लीडर से ही लोग सीखते हैं। हाँ। जब लीडर पे ही आरोप है, मैं तो तमाम लोगों को जानता हूँ, वहाँ लोग मैं जैसे समाज सामान्य दलित परिवार का हूँ, मैं अखिलेश यादव से जब चाहता हूँ मिल लेता हूँ। मैं अपने मतलब जब भी चाहूंगा कि 2-4 दिन 5 दिन सप्ताह भर में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वहाँ कोई किसी से मिल सकता है। मैं अपनी पार्टी से अगर वैचारिक विभिन्नता है तो मैं तमाम अंतर विरोधों पे सवाल भी कर सकता हूँ अपने पार्टी के सुप्रीमो से खड़ा होकर के, और अपने पार्टी के बॉस से कह सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन वहाँ बात करने की आजादी नहीं है। इसीलिए दलित नौजवान आज समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी संख्या है। आप चलिए बात करते हैं इस पे। जब भाजपा विपक्ष में थी तो आप भाजपा के साथ थे, ये सबसे रोचक सवाल है। जब भाजपा विपक्ष में थे, आप साथ में थे, जब सत्ता में आई तो आप सपा में क्यों आ गए, क्या कारण रहा? और देखिए, मैं शुरुआती मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो कौशल किशोर जी हमारे नेता थे, मैं उन्हीं के साथ था। वो लेफ्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, लेफ्ट पार्टीज में थे, तो उन्हीं के साथ हम लोग भाजपा में आए। लेकिन भाजपा में हम लोग आए और महसूस किए चीजों को लंबे समय तक, और जब महसूस किए तो मैं जब भाजपा में था तभी मुझे लगने लगा तो कि अगर भविष्य में मेरी कोई पार्टी होगी तो समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तमाम स्तर पे एक स्वस्थ राजनीति के अच्छे संकेत दिए। किस तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, किस तरीके से एक सामान्य कार्यकर्ता को जरूरत है अगर पार्टी को तो उसको स्थापित। मैं जब उसी में भाजपा में था, मैंने देखा कि बंशीधर बौद्ध एक दलित सामान्य परिवार के कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी, उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में काम किया करते थे। उनको पैसा देकर के पार्टी ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया और जब जीते तो पार्टी ने मिनिस्टर बनाने का काम किया। मैंने इसी रिज्यूम में देखा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, सबसे ज्यादा मुझे किसी घटना झकझोरा दिलीप सरोज का मर्डर हुआ इलाहाबाद में सामंतवादी लोगों द्वारा, और उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप रही। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मदद नहीं किया। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देखा कि जब से राजनीतिक होश संभाला 17 के बाद से मैंने देखा, जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, उत्तर प्रदेश में कोई दलित उत्पीड़न घटना होती है, कहीं पे दलितों के साथ अन्याय का काम होता है, तो अगर कोई वहां पे सबसे पहले जाता है समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं। और निजी तौर पे अखिलेश यादव जी इस समाज के वंचित वर्गों से इतना कनेक्ट हैं कि अगर अखिलेश जी जो है जान जाते हैं कि इस आदमी पे कोई दुर्घटना हुई है, मदद की दरकार है, तो आर्थिक सहयोग भी मदद करने का काम घटनाओं पे किए हैं। भाजपा में नहीं होता?
एकदम नहीं होता। आप बताइए कि किस घटना पे ये सरकार नहीं देती है और पार्टी हमारे यहाँ पैसा देती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में, और मैं इतने चैलेंजेबल लेवल से कह सकता हूँ कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए और हमारे पास पता लग जाए अखिलेश जी को, तो वो हर प्रकार से हमारे साथ खड़े होंगे। वो न सिर्फ एक अच्छे राजनेता हैं, बल्कि मानवीय गुणों से भरपूर एक अच्छे इंसान भी हैं। उनमें नेतृत्व करने का नैसर्गिक गुण है। पूरे प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां 100-200 लोगों को नाम से नहीं जानते होंगे। और लोगों से कनेक्ट करने की जो तरीका है, उत्तर प्रदेश नहीं देश में किसी नेता के पास नहीं होगा जो आदरणीय अखिलेश यादव जी में है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों से, चूंकि एक समय पे डॉक्टर लोहिया और अम्बेडकर का जो कन्वर्सेशन हुआ था वो राजकीय समाजवाद की स्थापना को लेकर के हुआ था, तो अभी तो हमें दलित लोगों के लिए, दलित राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी सबसे मुफीद पार्टी। समाजवादी पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर आप सपा ज्वाइन? समाजवादी पार्टी की नीतियों और माननीय अखिलेश यादव जी का जो बहुमुखी नेतृत्व है, जो सबको जोड़ता है अपने साथ। तो बताइए कि आगे की क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव में समाजवादी छात्र सभा की क्या भूमिका होगी? चुनाव अगले 27 में आ रहा है। छात्र सभा एक समाजवादी पार्टी का फ्रंटल संगठन, और फ्रंटल संगठनों का काम है कि छात्रों के सूच पे काम करना। अगर कहीं कोई दिक्कत है या नीतिगत स्तर पे छात्रों को कोई परेशानी सामने आ रही है, जैसे हाल ही में नीट का मामला है, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर की भर्ती का मामला है, रिजर्वेशन पॉलिसी का कई जगह पालन नहीं होता है, और तमाम जगहों पर छात्र या दलित पिछड़े या किसी भी कम्युनिटी के जो छात्र हैं वो प्रताड़ित होते हैं। तो एक तो ये काम छात्र सभा करती है। दूसरा, छात्र राजनीति को, समाजवादी पार्टी को छात्र सभा कैसे मदद कर सकती है, पार्टी का ही हक है। उसमें जो डायनेमिक और क्रिएटिव काम है वो समाजवादी छात्र सभा के हिस्से पर है। समाजवादी छात्र सभा के लोग अभी तक, मैं जब से समाजवादी छात्र सभा में जहाँ जहाँ पार्टी ने लगाया वहाँ पे हम लोग 100% रिजल्ट देने का काम किए। समाजवादी छात्र सभा को हमीरपुर और बांदा में पार्लियामेंट इलेक्शन पे लगाया गया था और दोनों समाजवादी पार्टी जीतने का काम की थी। और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यही बात है कि आप सहयोग करेंगे। हाँ, आप कर भी रहे हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसमें पूरा खड़े उतरते हैं। हाँ। अभी जैसे समाजवादी छात्र सभा के जो भी पदाधिकारी हैं उनको अलग अलग स्तर पे जिम्मेदारी दी गई है। साइलेंटली वो लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए बताइए, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अगर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, अभी चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ। अभी चूंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ समाज छात्र सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो मैंने पार्टी से पद नहीं मांगा था। पार्टी ने मुझे खुद जिम्मेदारी दी थी। तो पार्टी जो काम कर रही है वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी चुनाव में जाने का तरीका मेरा कोई बहुत इरादा नहीं। हालांकि संसदीय लोकतंत्र से ही बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है, लेकिन अभी हम लोग संगठन की राजनीति में, और संगठन की राजनीति के माध्यम से अच्छे जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हम अच्छे जनप्रतिनिधियों को पैदा करें, पार्टी को सरकार में लाएं। सबसे बड़ा यही है। तो जो अपरिपक्व मुझे लगता है कि जिनमें से चुनाव लड़ने की लालसा है वो पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो सकते। अच्छा, किसी भी पार्टी में। अभी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप वफादारी से काम करेंगे? नहीं, चुनाव लड़ना अच्छी बात है संसदीय लोकतंत्र के लिए, लेकिन ये कहना कि सिर्फ चुनाव ही लड़ने के लिए राजनीति में आए हैं, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसमें स्वार्थपन है। चुनाव लड़ना अच्छी बात है, चुनाव लोगों को लड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं करनी। राजनीति वो माध्यम है जिससे हम समाज और देश को बदल सके और तमाम चीजों को अपना आइडियाज को समाज में इम्प्लीमेंट कर सके। सांसद, विधायक, मिनिस्टर बनना एक हिस्सा है राजनीति का, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनना ही सब कुछ नहीं। तो अभी आपके मन में लालसा नहीं है कि मंत्री बनेंगे, मतलब विधायक ही लड़ेंगे? छोटा मोटा चुनाव तो कुछ लड़ेंगे? नहीं, कोई चुनाव नहीं। चुनाव लड़ने का भी कुछ नहीं है। अभी पार्टी ने जो काम दे रखा है उस पे काम करना है। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा कामकाज है लंबे समय तक, जो मेरे संपर्क हैं, उनको संगठित रूप से एकजुट करके
पार्टी को अधिक से अधिक मदद कैसे कर पाए, इस पे मेरा फोकस है कि मैं कितना पार्टी को मदद कर सकता हूँ और पार्टी की विचारधारा को साथ में लेकर के, इस पे मेरा फोकस है। चुनाव लड़ने के लिए अभी मैं कोई आवेदन नहीं किया हूँ, ना करूंगा। चलिए, अच्छी बात। जब पार्टी चाहेगी खुद चुनाव लड़ाएगी, मुझे पता है। चाहे आप मुझे एकदम पता है। हाँ। जब पार्टी चाहेगी तो मुझे चुनाव लड़ा देगी। जब पार्टी को मन होगा कि मेरी आवश्यकता है संसदीय लोक राजनीति में, तब चुनाव लड़ाएगी। ऐसी मेरी 1% भी इच्छा नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं। तो आपको ये उम्मीद है कि पार्टी आपको चुनाव भविष्य में लड़ाएगी? पार्टी जब चाहेगी तब लड़ाएगी। अभी जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी वो भी मैंने नहीं मांगा। फर्क इंडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतर तरीके से आज बात हुई। तो ये रहे सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान। आपसे कई अहम मुद्दों पर बात हुई। आज की बातचीत की सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ। देखते रहिए फर्क इंडिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए फर्क इंडिया।